अदालतों को बीजेपी सरकार ने हास्य का पात्र बना के रखा है। जहां फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाए तो उनकी विचारधारा से टकराने लगे तो या तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर अफसरों का या फिर उनकी पुरानी फाइलें खोल दी जाएंगी। सबसे ताज़ा मिसाल उत्तर प्रदेश की है। संभल के चीफ मजिस्ट्रेट देवांशु सुधीर ने जब एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो कुछ ही दिन के अंदर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। अनुज चौधरी को रूलिंग पार्टी के करीबी अफसर के रूप में देखा जाता है। अपोजिशन का कहना है कि जैसे ही एक जज ने बीजेपी सरकार के पसंदीदा पुलिस अफसर पर हाथ डाला, तुरंत उसे हटा दिया गया। सरकार इसे रूटीन ट्रांसफ़र कहती है, लेकिन टाइमिंग खुद बहुत कुछ बोल जाती है। ऐसे ही मामला 2006 मालेगांव ब्लास्ट में देखने को मिलता है, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये केस पहले एटीएस द्वारा जांचा जा रहा था, जिसमें साजिब प्रज्ञा समेत कई लोगों के नाम दर्ज थे। जब एटीएस ने सबूतों और गवाहों के अनुसार मामला इनके खिलाफ कर दिया तो जांच एनआईए को सौंप दी गई और 2014 में जैसे ही बीजेपी सरकार पावर में आई, वहाँ से केस का रुख पूरी तरह बदलने लगा। रोहिणी सालियन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इस केस को देख रही थी, उन्होंने कहा कि एनआईए की तरफ से उन पर प्रेशर बनाया गया कि वो इस केस में नरमी बरतें। एनआईए ने सारे गवाहों को बयान झुठला दिया और एटीएस के टॉर्चर करने के बाद उन तमाम बयानों को रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा आरोप लगाया। और वो टेप भी झुठला दी गई जिसमें साजिब प्रज्ञा समेत हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को मुसलमानों से बदला लेने के बारे में बात हो रही थी। हुआ क्या, 2025 में सारे आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। और अब बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट की, जिनके केस में बीजेपी शासन के सबसे कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव मामलों में से एक माना जाता है। संजीव भट्ट सिर्फ मीडिया में नहीं बल्कि एक ऑफिशियल जुडिशियल कमीशन के सामने ओथ के साथ सरकार के खिलाफ बयान दिया था। संजीव भट्ट ने 2002 गोधरा कांड और गुजरात राइट्स की जांच कर रही जीटी नानावती अक्षय मेहता कमीशन के सामने अपने डिपोजिशन में कहा था कि गुजरात स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो उस वक्त अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी एरिया से रियल टाइम यानी कि लाइव इंफॉर्मेशन भेज रहा था। गुलबर्ग सोसाइटी एक मुस्लिम अपर क्लास कॉलोनी थी, जहां बाद में भयानक हिंसा हुई और कई लोग मारे गए, जिसमें फॉर्मर एमपी एहसान जाफरी भी शामिल थे। भट्ट का कहना था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बार बार राइजिंग टेंशन्स और मुस्लिम रेसिडेंट्स पर खतरे की रिपोर्ट्स सीधा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भेजी थी। मतलब सरकार को पूरी जानकारी थी कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर रही है। और इससे भी ज़्यादा गंभीर आरोप भट्ट ने ये लगाया कि हाई लेवल मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के टॉप पुलिस ऑफिसर्स को कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दिया जाए, मतलब उन्हें कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाए। ये बयान सीधा देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाता है। इस डिपोजिशन के बाद ही संजीव भट्ट की ज़िंदगी पूरी तरह पलट दी गई। उन पर केसेस खोल दिए गए, सस्पेंशन हुआ, 2015 में उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया और फिर 1990 के कस्टोडियल डेथ केस और 1996 के ड्रग प्लांटिंग केस में उन्हें सज़ा सुना दी गई। ये चंद बड़े केसेस हैं, ऐसे कई छोटे केसेस भी कई सारे वाक़यात हो चुके हैं। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का केस भी इसी लाइन में आता है। राफेल डील के बाद सीबीआई के अंदर जो इंटरनल फाइट हुई, उसमें आलोक वर्मा ने करप्शन के यानी कि भ्रष्टाचार के सीरियस एलिगेशंस उठाए। मोदी सरकार ने एक ही रात में उन्हें सीबीआई डायरेक्टर पोस्ट से हटा दिया। सवाल ये है कि क्या अदालतें अब चंद जाहिल नेताओं की जागीर बन गई हैं? अगर हाँ, तो फिर संविधान की कीमत क्या रह गई? यही वजह है कि आज इंसाफ अदालतों में नहीं बल्कि सड़कों पर होता है। भीड़ करती है, कौन सा समुदाय क्या है, कौन आतंकवादी है, किसे जान से मारना है, किसे घायल करना है, किसे जीने का हक है और किसे नहीं। ये सारे फैसले अदालतों के बाहर हो रहे हैं, क्योंकि अदालतों में अब इंसाफ का सौदा होता है और ये सौदा नेता करते हैं। अगर यही हालात चलते रहे तो ये देश संविधान से चलेगा या फिर उन चंद जाहिल नेताओं के इरादों से चलेगा, इसका स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।